तो अब जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटाइएगा तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम के बोलते हैं, ठीक है। के आता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है कूलॉम का नियम का हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रजनी स्टडी लेक्चर के एक और लेटेस्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हम लोग पढ़ा रहे थे स्थिर वैद्युत की, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कूलॉम का नियम। तो हेडिंग लगाइए कूलॉम का नियम। इसको इंग्लिश में बोला जाता है कूलॉम लॉ, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम का नियम को बेहतरीन ढंग से समझने के लिए हम लोग 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। अगर इन दोनों को आप मैच करके पढ़ेगा तो नियम समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण नियम क्या बोलता है कि अगर आपके पास दो द्रव्यमान है, दो वस्तु का द्रव्यमान है m1 और m2 और दूरी पर रखी हुई है, तो इसके कारण जो आकर्षण बल लगेंगे, आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल में हमेशा क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है, ठीक है। तो इन दोनों द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि सीधा समानुपाती होगा दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के। पहली बात। दूसरा बात कि दोनों व्युत्क्रमानुपाती होगा दूरी के वर्ग के, ठीक है। तो कूलॉम नियम देखिए लागू होता है दो बिंदु आवेश के लिए। तो मान लेते हैं एक बिंदु आवेश Q1 है और दूसरा बिंदु आवेश Q2 है, और इसको एक और दूरी से हम जोड़ देते हैं, ठीक है। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल को हम लोग कूलॉम बल या स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, और इसके परिमाण को बताने वाले नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलॉम का नियम बोलते हैं, ठीक है। तो दो बिंदु आवेश एक और दूरी पर रखी हुई है, तो इसके कारण जो बल लगेंगे, अब कैसा बल लगेगा, तो देखिए सजातीय आवेश में, सजातीय का मतलब समान आवेश में अगर दोनों पॉजिटिव हो तो दोनों को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। जैसे देखिए अगर दोनों समान है, दोनों प्लस प्लस है या दोनों माइनस माइनस है, तो क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव है कोई माइनस है, मतलब विपरीत आवेश है, ठीक है, समान नहीं है, तो ये दोनों क्या करेंगे, आकर्षण बल लगाएंगे। जो कूलॉम बल है दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल है। तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल इसकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का आवेश है। तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, दोनों आवेश के गुणनफल के। दोनों आवेशों के बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। फिर से कूलॉम बल दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है, तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। देखिए अगर आप गुरुत्वाकर्षण बल को देखिएगा, अगर इसको आप कंबाइन करके देखिएगा तो क्या आ जाएगा, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। साइंस का रूल कहता है कि जब भी समानुपातिकता का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है। तो यहाँ पर एक नियतांक आता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल G है सार्वत्रिक नियतांक, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक, ठीक है। तो इसको मान लीजिए अगर समीकरण 1 और इसको 2, तो अगर दोनों को कंबाइन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, बल जो समानुपाती होगा वो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के। तो अब जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटाइएगा तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम के बोलते हैं, ठीक है। के आता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है कूलॉम का नियम का परिमाण, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल का परिमाण, ठीक है। तो कूलॉम बल का परिमाण
क्या होगा, K Q1 Q2/r²। ठीक है, जो बल है दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल है। इसको स्टेटमेंट लिख देते हैं जो कि आपको एग्जाम में लिखना है। स्टेटमेंट को पढ़िए। कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। सीधा समानुपाती का मतलब अगर ये आवेश बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, अगर आवेश घटेगा तो बल भी घटेगा। ठीक है, और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और दोनों का अगर कंबाइन करके लिखें तो उसका परिमाण आता है F बराबर KQ1 Q2/r², जहाँ K एक नियतांक है, जहाँ K एक नियतांक है, जहाँ K एक नियतांक है। अगर इसका K का अगर बात करें तो इसका मान होता है 1/4πε0। ठीक है, ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट, ये है एप्सिलॉन। ठीक है, ये है एप्सिलॉन नॉट, NaUGHT। ठीक है, ये है एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नॉट को कहा जाता है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट का क्या कहा जाता है, निर्वात की विद्युतशीलता। और इसका जो गणितीय मान होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये होता है इसका परिमाण। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, और जैसे ही इस मान को आप एप्सिलॉन नॉट की जगह पर रखिएगा तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁹ 9 इंटू 10⁹ ये होता है K का गणितीय मान। ठीक है, आप इसे याद कर लीजिएगा और इसे भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि K का मान होता है 9 इंटू 10⁻9 और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻12। और बात करते हैं इस K के ऊपर। अब अगला टॉपिक आता है K की निर्भरता। जो कूलाम का नियम का जो कांस्टेंट है, जो नियतांक है वो K, वो दो बातों पर निर्भर करता है। पहला बात मात्रक पद्धति पर, मात्रक पद्धति पर, और दूसरा बात माध्यम पर। ठीक है, अलग अलग माध्यम लेंगे अलग अलग मान आएगा। ठीक है, तो दो बातों पर निर्भर करते हैं, एक तो मात्रक पद्धति पर और एक माध्यम पर। तो हम पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं मात्रक पद्धति पर। पहला आ रहा है मात्रक पद्धति के आधार पर। देखिए, कूलाम का नियम का सूत्र क्या आया था, F बराबर KQ1 Q2/r²। ठीक है, ये आया था। और K का हम लोग मान देखे थे कितना, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, तो हम लोग पहले इसका मात्रक निकालेंगे कि इस K का मात्रक क्या होता है। तो जैसे ही आप K को रहने दें, K को आप यहाँ पर छोड़ दें और ये R किससे गुना हो जाएगा, F से, तो ये हो जाएगा FR² और नीचे आ जाएगा Q1 Q2। ठीक है, तो इस K का मात्रक क्या हो जाएगा, इस K का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। दूरी का क्या होता है, मीटर, तो मीटर स्क्वायर। आवेश का ऐसा मात्रक कूलम्ब होता है तो कूलम्ब स्क्वायर। आप इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर, इस तरीका से भी आप लिख सकते हैं। ये है कूलम्ब का नियतांक का SI मात्रक। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर इनवर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस एप्सिलॉन नॉट का ऐसे मात्रक के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से बहुत इजी से निकाल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट का मान।
ये यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, ये तो परिमाण है तो इसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन एफ जाके हो जाएगा आर स्क्वायर से गुना। ठीक है, तो यहाँ से अगर मात्रक निकालेगा तो ये हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर इनवर्स न्यूटन मीटर स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कूलम्ब स्क्वायर इनवर्स न्यूटन मीटर इनवर्स मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने निकाल के दिखा दिया कि कैसे आप निकाल सकते हैं। अगर आप भूल भी गए तो आप निकाल लीजिएगा। तो अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं के का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या होता है, इसके जस्ट उल्टा होता है, के का जस्ट उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर इनवर्स न्यूटन इनवर्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर। बस जस्ट के का उल्टा, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया मात्रक पद्धति में हम लोग देख लिए किसका किसका मात्रक होता है। ठीक है, तो के का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से के का मान हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये हो जाएगा के का। और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻−12, इसके जस्ट उल्टा, तो कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है एप्सिलॉन नॉट का मान और ये सही मात्रक। इसको आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, ये बहुत ही काम आता है। अब इस के का सीजीएस पद्धति में देखते हैं कि कितना होता है। तो अगला टॉपिक आ रहा है के का मान सीजीएस मात्रक पद्धति में। सीजीएस पद्धति में देखिए के का क्या होता है, के का मान क्या होता है, के का मान होता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे ही आप न्यूटन को अब सीजीएस मात्रक में आप चेंज कीजिएगा तो इसको लिख सकते हैं 10⁵ डाइन। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए पहले के का मान कितना होता है 9 इंटू 10⁻9। अब न्यूटन को कितना लिख सकते हैं 10⁵ डाइन, तो गुना 10⁵ डाइन। और मीटर को जैसे ही आप सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा तो होता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर गुना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मीटर स्क्वायर है। और कूलम्ब का अब जैसे ही कूलम्ब को सीजीएस मात्रक में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 1 कूलम्ब बराबर 3 इंटू 10⁻9 स्टैट कूलम्ब्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप रखिएगा 3 इंटू 10⁻9 गुना 3 इंटू 10⁻9 स्क्वायर है तो 2 खेवा। ठीक है, ये हो जाएगा स्टैट कूलम्ब्स। देखिए अब काटिए, 9 से 3 3 उड़ गया, एगो से 10⁻9 से एगो 10⁻9 उड़ गया। जैसे ही करोगे तो ये हो जाएगा 2 शून्य, यानी कि 2 2 4 हो जाएगा और 5 4 9, तो ये और ये कट गया। ठीक है, तो सीजीएस पद्धति में जो के का मान आता है, सीजीएस पद्धति में के का जो मान आता है वो होता है 1। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, सीजीएस पद्धति में के का मान कितना आता है 1 आता है। हम चाहते तो आपको डायरेक्ट याद करवा सकते थे कि के का मान 1 होता है, लेकिन हमने क्या किया, निकाल के आपको बताएं कि किस प्रकार
एक पद्धति से दूसरे पद्धति में आप बदल सकते हैं। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक आता है के की निर्भरता। माध्यम पर किस प्रकार निर्भर करता है, अब वो आते हैं। अगर आप निर्वात में लगने वाला बल की अगर बात करते हो, निर्वात, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ के का आप मान रख सकते हैं कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है। अगर आप माध्यम की बात करें, माध्यम की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई, देखिए अब एप्सिलॉन नॉट की जगह पर आपको माध्यम लेना है, यानी निर्वात की जगह पर कोई माध्यम रखना है। तो मान लीजिए एप्सिलॉन m है, ठीक है, निर्वात की माध्यम की जगह पर आपको कोई माध्यम लेना, माध्यम कोई भी हो सकता है, जैसे पानी हो सकता है, तो अलग अलग माध्यम हो सकते हैं। और क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ एप्सिलॉन m क्या है, तो माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। अगर इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 माना जाए, तो अगर आप समीकरण 1 समीकरण 2 में भाग देंगे तब क्या होगा, जब देखिए समीकरण 1/2, तो मान रखिए, तो क्या हो जाएगा, F निर्वात में लगने वाला बल और माध्यम में लगने वाला बल, ठीक है, तो दोनों में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे आप अगर हवा में अगर हाथ घुमाइएगा तो आपको कोई बल लगते हुए, थोड़ा बहुत बल लगेगा, महसूस होगा, लेकिन आप जैसे ही पानी में अगर आप हाथ फेंकिएगा तो क्या होगा, आपको लग रहा है कि पानी धक्का मार रहा है। ठीक है, तो इसलिए अलग अलग माध्यम में अलग अलग बल का महसूस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आप मान रख सकते हैं, तो निर्वात में लगने वाला बल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, भागा माध्यम में लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q1 से Q1 खत्म हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, 4 पाई से 4 पाई खत्म, ये आ जाएगा F निर्वात पर लगने वाला बल और माध्यम में लगने वाला बल, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये पलटेगा तो एप्सिलॉन m बटा एप्सिलॉन नॉट, ये इसके बराबर आ जाएंगे। और एप्सिलॉन m बटा एप्सिलॉन नॉट के एक नया नाम दे देते हैं, जिसका नाम है एप्सिलॉन r। तो एप्सिलॉन r क्या है, एप्सिलॉन r है अपेक्षिक विद्युतशीलता, अपेक्षिक विद्युतशीलता, अपेक्षिक विद्युतशीलता। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन r बराबर एप्सिलॉन m बटा एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको एप्सिलॉन r मालूम करना रहे, अपेक्षिक विद्युतशीलता मालूम करना रहे, तो आप माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता से भाग लगा देगा, तब आपको आ जाएगा अपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, और अगर अपेक्षिक विद्युतशीलता की अगर बात करें तो अलग अलग माध्यम पर अलग अलग इसका मान होता है। अगर आप हवा की बात करें, हवा के लिए तो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन r का जो मान होता है वो बराबर भी होता है और बड़ा भी होता है 1 से। ठीक है, तो ये होता है हवा के लिए। अगर हम माध्यम निर्वात के लिए बात करें तो बड़ा भी होता है और बराबर भी होता है 1 से। लेकिन अगर हम धातु के लिए बात करें, अगर हम धातु के लिए बात करें, धातु के लिए, तो ये एप्सिलॉन r का जो मान होता है वो होता है अनंत। धातु के लिए एप्सिलॉन r का मान कितना होता है, अनंत। ये 1 नंबर में एग्जाम से आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आप इसको याद कर लीजिएगा, हवा के लिए 1, धातु के लिए अनंत। तो ये हम डिस्कस किए के की निर्भरता। क्या किए हम लोग, एक बार निर्वात में लगने वाला बल को लिखें और एक बार माध्यम में लगने वाले बल को लिखें, और दोनों को डिवाइड कर दिए तो दोनों कट के आ गए क्या, एप्सिलॉन m बटा एप्सिलॉन नॉट, यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता और
माध्यम की विद्युतशीलता। हम लोग फिर इसको नया एक नाम दिए जिसको एप्सिलॉन आर, जिसको बोले अपेक्षिक विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन आर बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन नॉट। आप यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हो, एफ माध्यम में लगने वाला बल और एफ निर्वात बटा एप्सिलॉन आर। जब आपका माध्यम में लगने वाला बल निकालना हो तो निर्वात में लगने वाला बल और उसको डिवाइड कर दीजिएगा अपेक्षिक विद्युतशीलता से, तब आपका निकल के आ जाएगा माध्यम में लगने वाला बल। और अपेक्षिक विद्युतशीलता के एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं परावैद्युतांक। परावैद्युतांक, ठीक है, परावैद्युतांक के नाम से जानते हैं। और हम लोग इसके अपेक्षिक विद्युतशीलता का अलग अलग मान देखें। हवा के लिए 1 होता है और धातु के लिए अनंत होता है। ये हमने डिस्कस किया कि के किस किस बातों पर निर्भर करती है, ठीक है। हम लोग देखें मात्रक पद्धति में जो मोटी मोटी बात थी वो एसआई मात्रक पद्धति में के का मान होता है 9 × 10⁹ और अगर हम बात करें एप्सिलॉन नॉट का मान का तो 8.85 × 10⁻⁻12 होता है, ठीक है। और ये हमने के की निर्भरता को देखी जो कि माध्यम में और निर्वात में दोनों को डिवाइड करके हमने निकाल लिया अपेक्षिक विद्युतशीलता, जिसको परावैद्युतांक भी कहते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को अच्छे से नोट्स बनाइए ताकि आने वाले सभी चैप्टरों में ये काम आता है, ठीक है। और आने वाले क्लास में इसको रिवाइज करके आइएगा, ठीक है, ताकि अगले लेक्चर में आपको समझने में इजी वे में आपको समझ में आ जाए। तो अगले लेक्चर में अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कूलॉम का नियम सदिश रूप में किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में। तो कमेंट सेक्शन में ये आपको काम है कि इस टॉपिक में जितने भी पॉइंट है, की पॉइंट है, वो आपको लिखना है और ये वीडियो कैसा लगा वो आपको बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और नोट्स अच्छा से बनाइएगा और रिवाइज करते रहिएगा।